सीधा लिए चलते हैं राजधानी भोपाल। अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बुद्ध पूर्णिमा के दिन 26 मई से हम लोगों ने शुरू करी थी, अंकुर कार्यक्रम, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके एक पौधा लगा के अपलोड करेगा और एक हफ्ते बाद पुनः अपलोड करेगा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन जिसकी की थीम है इकोसिस्टम का रेस्टोरेशन, अर्थात उसका पुनरुद्धार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यावरण मंत्री जी का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस कार्यक्रम का बटन दबा के औपचारिक स्वागत उद्घाटन करने की कोशिश करें। ये सर, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें इस कार्यक्रम का एक लाइव डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है, जो आपके सामने है। इसमें प्रतिदिन लाइव मालूम पड़ता है कितने लोगों ने आवेदन कर दिया। जैसे आप देखेंगे सर, 15,000 से ज्यादा रजिस्टर हो गए सर। 2,506 ने फोटो अपलोड कर दिया। रजिस्ट्रेशन में निवाड़ी सबसे आगे है। जी सर, जी सर। कितना जिला है सर? कितने लोगों ने करा है? 8 गुना 1600 दतिया, मंडला, भिंड, काफी। सर, इसमें जन अभियान परिषद को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सर। आपके माध्यम से जो वेरीफायर्स अपॉइंटेड हैं सर, वो जाके बाकायदा वेरीफाई भी कर रहे हैं, और खासतौर से जब 1 महीने बाद पौधा बड़ा हो जाएगा उसको फिर से अपलोड करें। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स आप देखना चाहेंगे सर? जिनने लगाए हैं? जी सर, वो अपने घर में आसपास लगा जो करीब 2,500 लोगों ने अपलोड किया, उनमें से कुछ चयन किया सर। अब सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वैसे तो हमारे सभी जिले जुड़े हुए हैं सर। हर जिले में हमने एक जिले का नोडल अधिकारी भी बनाया है, बट हमने कुछ जिले चयन किए हैं सर। उससे माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रतिभागी से बात करना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ रायसेन जिले में। रायसेन जिले से 2 प्रतिभागी हैं, वहाँ ऋतिक धाकड़ और कुमारी कोपल श्रीवास्तव। ऋतिक, मेरी आवाज आ रही? नमस्कार ऋतिक, कैसे हो? आज ये अध्यक्षता कर रही बेटी, इनका नाम क्या है? नाम बताओ। कोपल श्रीवास्तव। अरे बेटी, आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाया क्या पेड़ लगाने के लिए? हाँ। अरे वाह, 7 साल की बेटी, आपको कैसे मन में आया कि मैं पेड़ लगाऊं? बताओ बेटा, कैसे मालूम पड़ा कि पेड़ लगाना है? मम्मी पापा ने बताया। मम्मी पापा बहुत अच्छे, जिनने बेटी को पेड़ लगाने के बारे में बताया। मम्मी पापा हैं साथ में? कहाँ है पापा, कहाँ है? आगे आ जाए, आगे। हाँ नमस्कार सर, आप भी हैं। आपने बेटी को बचपन से ही इतनी अच्छी प्रेरणा दी और संस्कार डाले, इसके लिए क्या नाम है आपका? सर ऋषिकांत श्रीवास्तव। ऋषिकांत जी। और बहन जी का नाम क्या है? आरती श्रीवास्तव। तो ऋषि जी, आरती जी, आप अपनी बेटी को
बचपन से आपने वृक्षारोपण के प्रति रुचि पैदा की, पर्यावरण बचाने की। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बेटी को खूब बधाई देता हूं। ये बेटी हमारी, थैंक यू। ये बेटी ब्रांड एम्बेसडर जैसा काम करेगी वृक्षारोपण के लिए। 7 साल की कोपल वृक्ष लगाने की प्रेरणा देती रहेगी हम सबको। मुझे सचमुच में आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतनी छोटी बेटी के मन में ये प्रेरणा आई कि मैं पेड़ लगाऊं। बहुत बहुत बधाई बेटी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। थैंक यू सर। ऋतिक, आपको कैसे प्रेरणा मिली है पेड़ लगाने की? सर आपके ट्विटर के थ्रू हमको जानकारी मिली। 22 मई को ही मिल गई थी सर, और उसी दिन हमने वृक्ष लगाया था। फिर उसी दिन लगा दिया आपने वृक्ष? यस सर। उसका फोटो भी अपलोड किया आपने? यस सर। जब वृक्ष लगाया तो कैसा महसूस हुआ आपको? और हमको बहुत खुशी हुई। हम अपने देश के लिए एक वृक्ष लगा रहे हैं। अच्छे वृक्ष के लिए हम अपने देश के लिए बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत अच्छे ऋतिक, ये हमारी जवाबदारी है। केवल वृक्ष हमारे नहीं, हमारे समाज के, मानवता के, देश के और दुनिया के काम आता है। आपको बधाई। और ये छोटी सी कमल जी, छोटी सी बेटी ने पेड़ लगाया भाई, गोपाल ने। बहुत बहुत बधाई। हाँ, दूसरे जिले में चलते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सीहोर जिले के 2 प्रतिभागी हैं। सीहोर जिले में श्री तरुण सोलंकी जो कि निजी जॉबरत हैं, और श्री पवन जैन जो कि LIC में कार्यरत हैं। कृपया करके सीहोर चलते हैं। पवन जी हैं, और कौन है सीहोर में? सर एक पवन जी हैं, पवन कुमार जैन, एक तरुण सोलंकी। तरुण, नमस्ते सर जी। तरुण जी, आवाज आ रही? जी नमस्कार सर। नमस्कार। आपने अंकुर में रजिस्ट्रेशन करवाया है? जी सर, मैंने अंकुर जो सोशल मीडिया के माध्यम से है वहाँ पर देखा था। उसके बाद फिर आपसे भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है हमें, और इसी के अंतर्गत मैंने फिर उसमें अपलोड किया पौधा लगाकर। अब वृक्ष आपने लगा के अपलोड कर दिया? नहीं, वृक्ष लगा दिया, अब उसकी केयरिंग भी कर रहे हैं। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। मेरे यहाँ पे बहुत प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं। जब वृक्ष लगा के सचमुच में दिल में कैसा महसूस होता है ये बात? सर बहुत खुशी भी होती है, और जैसे माँ बाप बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, वैसे ही हमें फील होता है कि हम भी उनकी परवरिश अच्छे से करके, घना करके, और कहीं अच्छी जगह पे उन्हें लगा दें ले जाकर। बहुत अच्छा काम किया आपने तरुण जी। बाकी को भी प्रेरणा देते रहें। ये चर्चा का विषय बना है क्या अपना अंकुर कार्यक्रम? जी सर, मैंने बहुत लोगों को शेयर भी करा है, और इस माध्यम से जोड़ा भी है लोगों को। तो शेयर भी करते जाएं और जोड़ते भी जाएं, बहुत बड़ी सेवा है। जी। पवन, आप कुछ कहना चाहोगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को बहुत खुशी हुई, और ये कोरोना काल के देखते हुए जो ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी उससे, और आपसे मुझे प्रेरणा मिली कि जो है पौधे नीम का पौधा लगाना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन तत्परता हमारे समाज, हमारे देश, हमारे प्रदेश को मिलती रहे। और पेड़ को जो लगाया है उसको जवाबदारी से निर्वहन करके जो है देश को विकसित करेंगे, और युवाओं में भागीदारी उत्पन्न करेंगे। और सभी को मैं पूरे प्रदेश के युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो भी एक एक पेड़ अपने घर में लगाएं। ये बात सही है कि हम पेड़ लगाते हैं तो केवल पेड़ नहीं लगा रहे, ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई तरुण को, पवन को, उनकी पूरी टीम को, सीहोर में जो बैठे हुए उन मित्रों को। अब माननीय मुख्यमंत्री जी दतिया की ओर अग्रसर हैं, और दतिया में श्रीमती श्वेता गोरे हैं जो आरोग्य भारती की सदस्य भी हैं और जन अभियान परिषद की भी सदस्य हैं, और श्री संतोष हैं जो कि पैरालीगल श्वेता से बात करना चाहेंगे। श्वेता जी नमस्ते। नमस्ते माननीय मंत्री जी, कोटि कोटि नमन आपको। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आपको कैसे प्रेरणा मिली बहन जी? मुझे सबसे पहले तो आपके ट्विटर अकाउंट से ही जानकारी मिली थी। उसके बाद हमारे माननीय मंत्री जी ने भी अपने घर पे वृक्षारोपण किया, और उसके बाद हमने जन अभियान परिषद से
सीखा, उन्होंने प्रेरणा दी कि एक एक पेड़ हमें लगाना है, उसी से हमें प्रेरणा मिली सर। आप पेड़ लगा के अपलोड कर चुके? जी हाँ सर। पेड़ लगाते समय कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में ऐसा काम है कि इसके आगे सारे काम फेल हैं। और उस पेड़ को लगाकर मैंने ये महसूस किया कि एक छोटे से बच्चा जब जन्म लेता है, हम उसकी सेवा किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं बस उसकी सेवा अपने मातृशक्ति और अपने माँ को समझ के अपने बच्चे की सेवा करूंगी, इसी तरह मैं उस पेड़ की सेवा करूंगी ताकि वो आगे बहुत जाके। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे विचार है आपको, बहुत बधाई। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। संतोष जी कुछ कहेंगे? जी सर, आपको दतिया की ओर से बहुत बहुत बधाई। जो अंकुर कार्यक्रम आपकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, जैसे ही सोशल मीडिया पर ये देखा तो वायुदूत नाम का जो ऐप था उसको रजिस्ट्रेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। CEO साहब के सहयोग से इसको सर ऐप किया। इसके बाद में सर मैं प्राइवेट स्कूल संचालक भी हूँ, तो जब पौधा सर हमने लगाया तो ये लगा कि आज से ये मेरा छोटा भाई होगा, और जिस तरह मैं अपने छोटे भाई की देखभाल करता हूँ, आज से इस पेड़ की भी देखभाल, पौधे की भी देखभाल करूँगा। और सर मैंने दतिया पूरे ज़िले में सर लगभग 400 प्राइवेट विद्यालय हैं, हमने अभियान छेड़ा है सर। सारे संचालकों ने ये संकल्प लिया है कि हम सभी लोग अपने अपने विद्यालयों में अंकुर अभियान के तहत एक पौधा जरूर रोपेंगे। सर पैरालीगल वॉलंटियर भी हैं, हमारे दतिया जिले में 60 पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं सर। सारे लोगों में यह संदेश हमने प्रसारित किया है कि हम लोग सारे पैरालीगल वॉलंटियर एक एक पौधा जरूर लगाएंगे, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर ने सर हम लोगों को ऑक्सीजन का महत्व समझा दिया है। एक कृत्रिम ऑक्सीजन से सर ये प्राकृतिक ऑक्सीजन का महत्व जो आज हम लोगों ने जाना है, इसके लिए सर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और जरूर सर हम इस अभियान को सफल बनाने में जी तोड़ मेहनत करेंगे। आपके इस अभियान का सर सफल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में पुनः श्रीमान आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद सर। संतोष जी, आपकी बात सुनकर सच में बहुत संतोष हुआ और सबको प्रेरणा मिली, सबको प्रेरणा मिली कि हमको अपने लिए, अपनों के लिए और इस धरती के लिए पेड़ लगाना चाहिए। आपको बहुत बहुत बधाई। अब हम थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, गुना जिले में 2 प्रतिभागी हैं, श्रीमती सुनीता अग्रवाल जो हाउसवाइफ हैं, और श्री धर्मेंद्र धाकड़ जो कि कृषि कार्य करते हैं। सुनीता जी हाँ जी, नमस्ते सर जी। बैठ जाओ, बैठ के बोलो। नमस्ते, कैसे हैं सुनीता जी? अच्छे हैं सर जी, आपकी कृपा है। कैसे आपके मन में ये विचार आया कि पेड़ लगाना चाहिए? जी, हम एक राजीव गांधी पार्क है, वहाँ पे लगाते हैं पेड़ वगैरह, तो आपका ये कार्यक्रम देखा जिसमें आप रोज एक पेड़ लगाते हैं, तो उसी से हमको प्रेरणा मिली कि हमें और पेड़ लगाने चाहिए, बड़े वाले। अच्छा, लगाते समय कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी हुई सर। आने वाले समय में वहाँ पे जो लोग आके बैठेंगे उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और बैठने के लिए ठंडी छाया भी मिलेगी। अच्छा, तो ये पेड़ लगाने का क्रम जारी रखेंगे आप? हाँ जी सर जी, पहले से भी लगा रहे हैं, हम 3-4 सालों से लगा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सुनीता जी, आप तो बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं, आपका अभिनंदन। धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहेंगे? नमस्ते मामा जी। हाँ जी, घर में भी लगे हुए हैं पेड़, और ये भी हमारे घर के सामने ही पार्क है जिसे हमने डेवलप किया है। अच्छा, धर्मेंद्र आपका क्या विचार है? पेड़ है। हाँ, बहुत अच्छे बहन। बढ़िया मामा जी, पेड़ लगाए अपने घर पर। हाँ। कैसा लगा पेड़ लगा के? बढ़िया लगा मामा जी, बहुत अच्छा। आप बाकी को भी प्रेरित करेंगे पेड़ लगाने के लिए? जी जी मामा जी। तो सुनीता जी और धर्मेंद्र जी दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप बहुत पवित्र काम कर रहे हैं धरती को बचाने का और मानवता को बचाने का। अब हम मंडला जिले की ओर अग्रसर हैं, और मंडला में सुश्री रिया अग्रवाल है, 20 वर्ष की हैं, कृषक हैं। इन्होंने सिर्फ पीपल का पेड़ पौधा लगाया है। और श्री जितेंद्र चंद्रौल है, ये 40 वर्ष के हैं, इन्होंने 30 पौधे लगाए, आंवला, अमरूद, अनार, नीम और आम। रिया बेटी। नमस्कार सर। नमस्ते रिया, क्या करते हैं आप? अभी पढ़ रहे हैं? जी सर, पढ़ रही हूँ। काय में बेटी? सर BSc फाइनल ईयर है सर। BSc फाइनल ईयर है। जी सर। आपको पेड़ लगाने का विचार मन में कैसे आया? सर समाचार द्वारा और कॉलेज के टीचरों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था सर। आपने कहाँ पेड़ लगाया है? सर घर पे ही लगाया है। घर पे ही लगाया है। कॉलेज के प्रांगण में भी पेड़ लगे हैं? जी सर, लगे हैं।
आपने घर पे लगाया, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन अब कॉलेज के प्रांगण में भी जहाँ खाली जगह हो और उपयुक्त स्थान हो, वहां अपने फ्रेंड्स के साथ, सहेलियों के साथ और टीचर्स के साथ मिलकर और पेड़ लगाने का अभियान ले बेटी। कैसा लग रहा है आपको पेड़ लगाने का अभियान चला के? सर बहुत खुशी मिल रही है, आगे जाकर मतलब अपने देश को सुरक्षित कर सकते हैं सर। ऑक्सीजन लेवल कोरोना काल में अभी ऑक्सीजन लेवल जो जिस तरह से कम हो रहा है वो काफ़ी हद तक अपन कंट्रोल कर सकते हैं सर वृक्षारोपण के तहत। और दूसरी बात सर, मृदा अपरदन भी रोक सकते हैं वृक्षारोपण के तहत। बहुत अच्छे बेटी, बहुत शुभ विचार है आपके, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप लगातार तरक्की करें, प्रगति करें, यही मेरा आशीर्वाद है। जितेंद्र जी, आपने तो क्या 30 पेड़ लगाए? जी नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे मन में विचार आया पेड़ लगाने का? मैं विगत 3-4 वर्षों से वृक्षारोपण करता रहता हूं सर, कभी खेत में, कभी बाड़ी में। इस बार अपने एक तारीख को सर श्रीमती और मेरी माँ का जन्मदिन था सर, तो उस उपलक्ष्य में मैंने अपने गांव में पशु चिकित्सा परिसर है तो वहाँ पौधारोपण लगाने का सोचा सर, और फिर पौधारोपण किया सर। देखिए कितना शुभ विचार है जितेंद्र जी का, कि पत्नी का जन्मदिन हो, माताजी का जन्मदिन हो, मैं तो कहता हूँ बेटे बेटी का भी जन्मदिन हो, तो हम इस शुभ अवसर का उपयोग वृक्षारोपण में कर सकते हैं। एक पेड़ अगर लगाया, केक तो हम काट के खा जाएंगे, वो भी मैं काटने का मना नहीं कर रहा, केक भी खाते हैं या जो भी परंपरा निभाएं, लेकिन साथ में पेड़ अगर लगा दिया तो उनके जन्मदिन को हमेशा याद दिलाएगा, और वो उनके जन्मदिन को न केवल याद दिलाएगा बल्कि कितना लाभ लोगों को होगा। शुद्ध वायु मिलेगी, पर्यावरण संरक्षित होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी। तो इससे पवित्र काम हो ही नहीं सकता कि हम अपने बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, माता पिता हो, उनके जन्मदिन पर लगाएं। और किसी मित्र ने मुझे कहा कि पुण्य स्मृति में भी, अगर पुण्य तिथि है तो उनकी स्मृति में पेड़ लगाओ। तो हम हर अवसर का इस्तेमाल कर सकते हैं पेड़ लगाने में, और पेड़ लगा के उनकी स्मृति को हमेशा हम चिर स्थायी बना सकते हैं। आगे आप बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा सर कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि वातावरण शुद्ध रहे। जो अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए गरीब से लेके बहुत अमीर से अमीर लोग तक ऑक्सीजन के लिए यहाँ वहाँ जैसा भी स्थिति से जूझ रहे थे, तो पेड़ लगाएं सर, और ये स्थिति दोबारा ना आने पाए। भगवान से निवेदन है, ये प्रार्थना है कि ये कोरोना काल जल्द से जल्द मिटे, वायु प्रदूषण ना हो, वातावरण शुद्ध रहे, वृक्ष लगाएं। जितेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप लगातार इस अभियान में लगे रहें, आप मानवता की बड़ी सेवा करेंगे। अच्छा, मैं निवाड़ी से और जोड़ना चाहता हूँ। निवाड़ी ने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया है, निवाड़ी जिला। जी सर, आशीष भार्गव बोल रहा हूँ सर। सर नमस्कार। ज्योति सर, निवाड़ी में कौन है, बात करना चाहता हूँ? सर ज्योति अयरवार है सर, इनने बच्ची ने पेड़ लगाया है सर, बात करेंगी सर आप। ज्योति बेटी नमस्ते। नमस्ते सर। क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं अभी? सर बीकॉम फाइनल। बीकॉम फाइनल में पढ़ रहे हैं? हाँ सर। बेटी, ये पेड़ लगाने का भाव मन में कैसे आया? लगाते हैं सर, 1-2 साल से लगाते हैं, और इसे अच्छा भी लगता है, पेड़ों से छाया मिलती है। मन को अच्छा लगता है? हाँ, मन को अच्छा लगता है, और हमने लगाया है तो छाया भी हो गई, उसमें फूल फलने लगे और पेड़े, तो हमें अच्छा लगा, हमने कहीं और भी लगाना चाहिए। बहुत अच्छे। पेड़ छाया भी देते हैं, पेड़ सुकून भी देते हैं, तसल्ली भी देते हैं। मैं आज निवाड़ी के सब मित्रों को, बेटे बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ कि अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन अगर लोगों ने पेड़ लगाने के लिए करवाया तो निवाड़ी जिले ने के मित्रों ने लगाया। तो मुझे लगता है कि निवाड़ी बाकी सबको भी ये प्रेरणा देता रहेगा। निवाड़ी के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब अगले कार्यक्रम की कड़ी के रूप में हम हरदा, जिला हरदा में जो वृक्षारोपण की गतिविधियां हैं
2 लाख लगा चुका। उसके ऊपर एक लघु फिल्म है। हाँ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री गौरी शंकर मुकाती जी से बात करेंगे और जितने भी प्रतिभागी हमारे जिलों में उपस्थित हैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि इन दोनों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा और हम सभी को वो प्रेरणा देंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ फिल्म कृपया प्ले कर। नदी को जा रही नदी के हरियाली चोटी बनाना क्या हुआ वृक्षारोपण। रूपारेल नदी कमल एक छोटी सी सड़कों के दोनों साइड शोल्डर बनाना जरूरी होता है। सरकार शोल्डर बनाती है और वो लागत का सड़क से कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि नदियों के सुरक्षा तंत्र, क्योंकि नदियों का सुरक्षा तंत्र उसके दोनों साइड के तट हैं, उन दोनों तटों के ऊपर जो है ऐसे कमर्शियल जिसका कि किसान उपयोग कर सके, जिसको बाजार में बेच सके, ऐसे पौधों का रोपण करा करके और किसान को अनुदान देना चाहिए ताकि किसान जो है उन पेड़ों को काटे नहीं और सतत उसकी तात्कालिक जरूरतों की उससे पूर्ति करता रहे। अगर मैं समझता हूँ कि ऐसा करेंगे तो हमारे देश की समस्त नदियों के तटों के ऊपर जो है किसानों का भी भला होगा, नदियों का भी भला होगा। और इससे एक और सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल हम खेती में विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, और जब हमारे खेत कट करके नदी के तट तक चले गए, नदी के तट तक हम खेती कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा जहर जो है बह करके सीधा का सीधा नदियों में जाता है और उसके कारण जो है विभिन्न प्रकार के जलीय प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो रही हैं। हमारे नदियों के किनारे आपने देखा होगा कि तमाम बड़ी बड़ी नदियों के किनारे मछुआरों की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं और चूंकि मछलियां, विभिन्न प्रकार की मछलियां समाप्त हो रही है, इसलिए उनके सामने आजीविका का प्रश्न भी खड़ा हो रहा है। इसलिए अगर ऐसे जंगल होंगे तो जितना जहर है वो इनमें रुक रुक करके जाएगा और नदियों में शुद्ध पानी जाएगा और हमारी नदियां जो है सदा नीरा होकर के बहती रहेगी, तो उनका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। अच्छा, बहुत अच्छा है भाई साहब गहरे हैं जो सवाल है उनके मेरे साथ यहाँ कमल जी मौजूद है और वहाँ गौरीशंकर मुकाती जी। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने रूपारेल नदी के किनारे सहयोग से
ये विशाल पर्यावरण बचाने का अभियान लिया है, वृक्षारोपण का अभियान लिया है। मुकाती जी, आपका अभिनंदन, आपकी टीम का अभिनंदन, आपको धन्यवाद। और केवल धन्यवाद नहीं, मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं कि आज से नहीं, कई वर्षों से अभियान चल रहा है और पहले भी मैं आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं। पिछले साल भी या 1 साल पहले भी हम इस कार्यक्रम से जुड़े थे। मुकाती जी, आपके मन में ये विचार कब से आया कि नदी के किनारे वृक्षारोपण करें? भाई साहब, 1990 में जब मैं बीजेपी का 91 मंडल अध्यक्ष था, उस समय प्रवास के दौरान हमने पदयात्रा निकाली थी। तो जब हम गांव में जाते थे तो नदियों की स्थिति बहुत खराब दिखती थी, कहीं ना कहीं से घल रहा है, मिट्टी कट रही है, ये और देखा था। उस समय मेरे मन में आया कि हमारी भू राजस्व संहिता में पहले से स्पष्ट किया गया है कि नदियों के किनारे से 10 मीटर दूरी तक कि कोई पेड़ नहीं काटे जाए, 10 मीटर दूरी तक खेती नहीं की जाए। लेकिन हरित क्रांति के कारण सारे किसान लोगों ने विचलित होकर के नदियों के किनारे तक खेती करने लगे और उससे यह हुआ कि पूरी मिट्टी कट करके नदी में जाने लगी, नदियां उथली होने लगी और जो बाढ़ कभी नहीं आती थी वो बाढ़ जो है वो हमारे गांवों तक घुसने लगी। वहाँ से मुझे रात्रि विश्राम में, मैं एक गांव में था, आदिवासी गांव में, वहाँ मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम नदियों को बचाने के लिए काम करें। तब से मैंने रूपारेल नदी खंडवा के किनारे, खंडवा जिले में है, वहाँ ये काम प्रारंभ किया। लोग शुरुआत में तो मुझे पागल समझते थे कि लोग जो है ज़मीनें बना बना के खेती करते हैं और ये आदमी पागल है जो वहाँ जंगल में पड़त में कुएं खोद रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, ट्यूबवेल करा रहा है। पर मैं लगातार 2-3 साल रहा, फिर वहाँ के DFO साहब थे, वो कहीं प्रभावित हुए मुझसे, तो वो आने लगे, वो आए तो लोगों को प्रेरणा मिली। तब फिर हम लोगों ने वहाँ पे हमारे जो बिगड़े हुए जंगल थे किसानों के, उनमें काम चालू किया। फिर नई लोगों को भी प्रेरणा मिली तो उन्होंने भी लगाना प्रारंभ किया और आज स्थिति ये है कि रूपारेल नदी के किनारे 400 एकड़ में घना जंगल है। ऐसा जंगल शायद सरकार का भी नहीं होगा। माननीय कमल जी और माननीय वन मंत्री जी वहाँ होकर के आए हैं और 300-400 किसानों के साथ वहाँ कार्यक्रम किया है। तो उससे हमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहाँ किसानों के मन में कभी नहीं आया कि मुझे आत्महत्या करना है। उसे लगता है कि मेरे पास में 1000 पेड़, 500 पेड़, 200 पेड़ खड़े हैं, जब जरूरत होगी मैं काट लूंगा। और उसी की वजह से वहाँ के किसान। मुकाती जी, मैं पूछा था कि लोगों ने अपनी निजी जमीन पे भी पेड़ लगाए हैं। ये पूरी निजी जमीन है, इसमें कुछ भी सरकारी जमीन नहीं है, पूरी निजी जमीन है, किसानों के नदी के किनारे की जमीन है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ माननीय, हमारे मध्य प्रदेश में 13 लाख हेक्टर भूमि जो है वो पड़त भूमि है। 13 लाख हेक्टर जो नदी नालों के किनारे ही है। अगर सरकार मुहिम उठाए और इसी तरीके से काम प्रारंभ करे तो हमारे जंगल जो छोटे हो रहे हैं, जो हम वनवासियों को पट्टे दे रहे हैं, उनकी कमियां हम इन जमीनों से पूरी कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और मध्य प्रदेश फिर से 35%, जो 1965 में 35% वन थे प्रदेश में, फिर से वैसे के वैसे 35% हो सकते हैं। लेकिन होंगे ये निजी जमीन पे। अब सरकारी वनों में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। कितनी भी मेहनत करेंगे तो वहाँ कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़ी। किसान जब चाहे, जब उसको बच्चे को पढ़ाना हो, शादी विवाह करना हो, तब काट ले। थोड़ी सी समस्या इतनी है कि अभी भी हमारा जो अमला जो है सरकारी, उसमें जागरूकता की कमी है। वो विभिन्न प्रकार की अड़चनें डालता है और कुछ कानून जो बने हुए हैं उनकी जानकारी भी हमारे किसान बंधुओं को नहीं है। हमारे यहाँ लकड़ी काटने के 3 नियम बने हुए हैं। एक भू राजस्व संहिता में, एक तो जो पुराने वन है, जैसे हम लोगों ने तैयार किए, वो पुराने थे, कुछ रूट सूट से कुछ हमसे करे, वो पुराने बने, उनको लोकवानिकी के अंतर्गत बनाना पड़ता है। उसमें भी बहुत समस्या आती है। और दूसरी बड़ी समस्या है कि हमने क्या गुनाह किया है। बाकी किसानों को बोनस देते हैं, ये देते हैं, सब्सिडी खाद भी देते हैं, और हमारे लकड़ी के किसानों को 1-1 साल बाद भुगतान होता है। जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा, आपके पहले कार्यकाल में काटने के 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान हो जाता था। लेकिन मैंने ही अपनी पोती के लिए लकड़ी कटवाई थी, विवाह होने के 1 साल बाद मुझे पैसे मिले। तो थोड़ा सा आप इधर ध्यान देंगे। और आपका जो स्नेह, आपने पिछले वर्ष भी हमारे मंच के ऊपर जो स्नेह दिया था, उससे काफ़ी कुछ प्रेरणा आई। हमने पिछले वर्ष 2,57,000 पेड़ लगाना थे, लेकिन अति बाढ़ होने के कारण हम 2,23,000 पेड़ ही लगा पाए, पौधे लगा पाए। उसकी कमी हम इस साल पूरी कर रहे हैं। इस साल हम 2,30,000 फिर लगा रहे हैं। उसमें माननीय नसलागंज, आपके STO, ये नसलागंज क्षेत्र भी है। नसलागंज क्षेत्र में
रघुनाथ सिंह जी भाटी 20,000 लगा रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पे हमारे जो दूसरे जो 2-3 गाँव में 10,000 लगा रहे हैं, 30,000 वहाँ लगने वाले हैं और 30,000 जो है वो विजय शाह जी के क्षेत्र में लगने वाले, बाकी 1,67,000 जो है वो हमारे हरदा जिले में लगने वाले हैं। हम इस काम को निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। ये यहाँ जो बैठे हुए हैं ये सब हमारे प्रेरक हैं, इनकी प्रेरणा से इनके क्षेत्रों में किसान जो है वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक काम हमने और लिया है, मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी किसान की एक तो वेस्टेज लैंड है जो प्रकृति से व्यस्त है, और एक वेस्टेड लैंड है जो हमने किसी भी कारण से, जैसे मेड़ हो, मठ हो, मंदिर हो, शमशान हो, ऐसी जमीनों पे भी हमने वृहद वृक्षारोपण पिछले साल यहाँ किया है। और आपका जो नमामि देवी नर्मदे वाला जो कार्यक्रम था, उसके परिणाम ये जो आप आम देख रहे हैं, ये उन्हीं फलों के, उन्हीं पेड़ों के आम ये रखे हुए हैं यहाँ सामने। तो ठीक हमारा तो है निवेदन मुकाती ये जी, है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और आपने कुछ सुझाव दिए हैं एक सुझाव और है, अभी आपने एक कृषि वानिकी नीति बनी मध्य प्रदेश सरकार की, उसमें विनिर्दिष्ट वृक्षों को काटने के लिए ये लिखा हुआ है कि जो इस योजना के अंदर वृक्षारोपण करेगा उसे काटने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा निवेदन ये कि हम पिछले 30 साल से वृक्ष लगा रहे हैं, उन लोगों को काटने में परेशानी आती है, जो किसानों ने अपनी मेड़ों पे लगाए हैं, छोटे छोटे प्लांटेशन किए हैं, उन्हें काटने क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी प्रारूप भर के सूचना देने की विभाग की, और आज उन्हें परेशानी हो रही। तो हमारा निवेदन है कि वो सारे वृक्षों को भी लोक वानिकी को छोड़ के, प्राकृतिक को छोड़ के, सारे जो किसानों ने लगाए उन्हें भी कृषि वानिकी में शामिल कर लिया जाए, ताकि किसानों को कटवाने में कोई परेशानी न हो। आपसे एक बार, हाँ, आपसे एक बार फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन पूरे हरदा जिले को, मुकाती जी आपको, आपकी टीम को, कमल जी आपको, और ये अलग अलग जगह मेरे पास गांव के नाम, पेड़क का नाम, और कहाँ कितने कौन सी नदी के किनारे लगाएंगे उसकी पूरी सूची हरदा की है। तो इन सभी ग्रामवासियों को, पेड़कों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत इसमें ग्रो ट्री और सहयोग कर रही, कृपया आप उनका भी उल्लेख कर दें, उनको भी अच्छा लगे, वो मुंबई से जुड़े हुए हैं वो लोग। ग्रो ट्री हमें पौधे मुहैया कराती है, सहयोग कर रही हो। रोपनी ग्रो ट्री, रोटरी क्लब बम्बई की टीम है सर, ये हमको पौधे उपलब्ध मदद कर रही है हम लोगों की। चलिए, रोटरी क्लब को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो आपको सहयोग कर रही है, और समाज के सहयोग से ये पवित्र कार्य होता है। बहुत बहुत बधाई, हरदा ने एक नई दिशा दी है, बहुत बहुत बधाई। एक फोटो ग्रुपिंग हम करना चाहते हैं, हमारे प्रेरक, हम यहाँ खड़े हो जाएंगे जो सामने। ऐसा वहीं बैठे रहिए, आप वहीं बैठे रहिए, आप एक आधा मिनट लगेगा, एक आधा मिनट लगेगा। चलिए जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े। नहीं, आप अपन थोड़ा उधर चले जाओ, उधर स्क्रीन के आजू बाजू में ऐसा मुंह कर लो, बस ऐसा इस तरह मुंह कीजिए, इधर मुंह कर लीजिए। ये स्मृति चिन्ह पिछले वर्ष से ही लगे हैं, रखे हुए हैं आपके लिए। अब ये स्मृति चिन्ह लेने में जहाँ आपने पेड़ लगाए वहाँ आऊंगा एक दिन। आप समय देंगे तो कमल जी भी साथ बैठे हैं, कमल जी भी साथ बैठे हैं, ये लेने वहीं आऊंगा मैं जहाँ पेड़ लगाया। और आज अनोखा तीर का 11वां वर्ष भी है कमल जी। बधाई, अनोखा तीर को भी बधाई। किनका है 11? अच्छा, अनोखा तीर, ठीक। बहुत बहुत आभार आपकी सहृदयता के लिए, आपने हमारे इसको समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये नमामि देवी नर्मदा में 600 पेड़ लगाए थे हम लोगों ने, बता दिए। जी जी, सबको धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज अंकुर कार्यक्रम को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लॉन्च किया है। सभी प्रतिभागियों को, उपस्थित लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन देना चाहेंगे। मेरे साथ हैं उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, मंदसौर में उपस्थित हमारे पर्यावरण मंत्री आदरणीय हरदीप डंग जी, मंदसौर के विधायक आदरणीय यशपाल जी,
अलग अलग जिलों में आदरणीय मुकाती जी हरदा में बैठे हुए, सुधीर गुप्ता जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सांसद जी अलग अलग जिलों में उपस्थित आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, पर्यावरण प्रेमी और अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, ऐसे वृक्षवीर, वृक्ष वीरांगनाएं, पर्यावरण प्रेमी बहनों और भाइयों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरी दुनिया इसको मना रही है और पूरा विश्व चिंतित भी है। आज जिस ढंग से हमने भौतिक प्रगति के लिए प्रकृति के साथ अंधाधुंध खिलवाड़ किया, वृक्ष काट दिए गए, जंगल साफ हो गए, कई उद्योग हम ले आए जिन्होंने न केवल पर्यावरण बिगाड़ा, बल्कि अगर यही गति रही तो 2050 तक पृथ्वी की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और उसके कारण ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्रों का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा और एक नहीं अनेकों आपदाओं का सामना पर्यावरण बिगाड़ने के कारण हम आज भी कर रहे हैं, तब और भयानक रूप से करना पड़ेगा। आज चिंता का विषय यह है मित्रों कि हम इतने स्वार्थी तो नहीं हो गए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम धरती रहने लायक ही ना छोड़ें। अच्छा सोचें क्या हमारी इस धरती पे अधिकार है? भगवान ने अगर ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई है, मनुष्य के लिए भी है, तो पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, जलीय जंतुओं के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है। ये धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं बनाई। लेकिन देखो मनुष्य ने भी भौतिक समृद्धि की चाह में कई बार लगता है कितनी बड़ी मूर्खता की कि बाकी की चिंता नहीं की लेकिन खुद के लिए भी संकट पैदा कर लिया। आज एक नहीं अनेकों समस्याओं का कारण है बिगड़ा हुआ पर्यावरण। अभी हरदा में बता रहे थे मुकाती जी के पहले जब छोटा था बचपन में तो भीड़ होती थी, हमारे यहां पड़त भूमि होती थी, घास की जमीन होती थी, घास की जमीन, घास काटते थे, वहां पेड़ भी लगे होते थे, तो हमारे गाय बैल खाते भी थे और वहां पेड़ भी लगे रहते थे। लेकिन मुझे बचपन में याद है गांव में हमारे कहते थे चैन वाले ट्रैक्टर आए। आप में से जो 60 साल से ऊपर की उम्र के उनको पता होगा, बड़े बड़े ट्रैक्टर आए थे, चैन वाले कहते थे, और उनने एक तरफ से जितनी पड़त जमीन, पेड़ लगे, जंगल जमीन पे निजी, सब के सब साफ कर दिए, खोदते चले गए और सब जगह हमने खेत बना लिए। पेड़ कटे, जंगल घटे। आज पूरी दुनिया के सामने संकट है और आज मैं कहता हूं ये भारत में पर्यावरण को बचाने का विचार संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया के मन में तो आज आया है, जब ये लग रहा है कि अब तो मारे जाएंगे, बचेंगे नहीं, आने वाले समय में क्या होगा जीवन का। लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले का प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ से फल तोड़ लें और खा लें तो यह है दोहन, लेकिन कुल्हाड़ी लेके आम का पेड़ ही काट डालें तो यह है शोषण। प्रकृति से इतना ले लो जितनी भरपाई प्रकृति अपने आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है।
इसकी इजाजत है, हमें जीना है। लेकिन हमने तो धरती के पेट को फाड़ फाड़ के केवल पानी नहीं, पता नहीं कौन कौन सी संपदाएं निकाली, पेड़ काट डाले, नदियां प्रदूषित कर दी, और इसलिए आज संकट है हमारे साथ। आप देखो पुरातन भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा के पीछे सोच क्या था? बहुत वैज्ञानिक सोच था। ये अंध परंपरा नहीं थी, अंधविश्वास नहीं था। बट के वृक्ष की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा हम क्यों करते थे? इसलिए कि हमें सिखाया गया था कि इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। बिना पेड़ के भारतीय संस्कृति का कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता, बिना पेड़ के। और इसलिए एक नहीं अनेकों कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जिसमें हम फल का और पेड़ का उपयोग करते हैं। गोवर्धन की पूजा अगर की भगवान श्री कृष्ण ने, तो संदेश क्या था? संदेश पर्यावरण को बचानी था। उन्होंने यही तो संदेश दिया कि वृक्ष है, ये पहाड़ है गोवर्धन, यहां आते हैं हमारे मवेशी चरते हैं, गाय बैल भैंस, बाद में दूध देते हैं, यहां के पेड़ों से हमको फल मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है। तो गोवर्धन पूजा मतलब प्रकृति पूजा। और नदियों को मां माना हमने। दुनिया के बाकी देशों के लिए लोग क्या सोचते हैं वो अलग बात है, लेकिन गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनातमान पवित्र माए हैं ये हमारी। ये हमें बचपन से घुट्टी पुलाई गई, इसलिए नर्मदा मैया की जय, शिवना मैया की जय, माता मान के पूछते हैं। भाव यही है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। देवतात्मा हिमालय क्या प्रकृति की पूजा ही तो है। और इसलिए बचपन से हमें तो ये सिखाया गया है कि हम प्रकृति की पूजा करें, सम्मान करें, क्योंकि हम सबके लिए वो जरूरी है। हमने छेड़छाड़ की प्रकृति के साथ, इसलिए गहरे संकट में हम आज फंसे। इसमें से निकलना है तो हमको पर्यावरण सुधारना होगा। और इसी भाव से मैंने नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की थी पिछले कार्यकाल में। जन अभियान परिषद के समाज सेवियों के साथ मिलके संदेश यही था, नदियों के किनारे वृक्षारोपण करो, पेड़ लगाओ, नदी बचाओ। यही उसके पीछे भाव था। कई लोग अभियान से जुड़े, बीच में सरकार जरा डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो ना कार्यक्रम वो खत्म हुआ, बल्कि उसको बदनाम करने की कोशिश भी हुई। लेकिन ये हमको करना पड़ेगा। अब मैं मुख्यमंत्री के नाते सेवक हूं आपका पहला। मेरे मन में विचार आया कि शिवराज तू रोज एक पेड़ लगा। अगर तू रोज पेड़ लगाएगा, और मैं भाव बता रहा हूं आपको सचमुच में, मेरे दिल के भाव, कुछ भी हो जाए मैंने पेड़ लगाना नहीं छोड़ा। कोरोना के गहरे संकट में भी जब एक एक पल हम चिंतित रहते थे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, कहां टैंकर पहुंचा, तब भी मैंने पेड़ लगाया। और मैं पेड़ लगाता हूं, पौधा लगाता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं जीवन रोप रहा हूं। केवल पौधा नहीं लगाया, और जीवन रोप रहा हूं तो किसके लिए? एक ऑक्सीजन के लिए। ये तो सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट तो यही है ना अपना। बाकी को लगाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, ये परमानेंट ऑक्सीजन देगा। लेकिन आप एक पेड़ के बारे में सोचिए। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, किसी बड़े पेड़, वयस्क पेड़ के पास, पीपल का हो, बरगद का हो, आम का हो, नीम का हो, आप जाके खड़े होइए और शांति से आधा घंटा शाम को जरा देखिए पेड़ में क्या क्या मिलेगा आपको।
चहचहाते हुए पक्षी कलरव करते हुए शाम को आएंगे और उसमें विश्राम करेंगे। कई उसमें घोंसले बना लेते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन केवल पक्षी नहीं। मैं पेड़ के पास खड़ा होकर मैंने अध्ययन किया है, लाखों जीव जंतु को एक पेड़ पालता है, आश्रय देता है। छोटे छोटी चींटी, कीट, पतंगे, आप आवाज सुनो जरा, जंगल में से गुजरो थोड़ी शांति से, तो कितने प्रकार की आवाजें आती है, केवल पक्षियों की नहीं आती। छोटे छोटे जीव जंतु, लाखों एक पेड़। तो एक पेड़ हमें केवल ऑक्सीजन नहीं देता, लाखों जीव जंतुओं का आश्रय स्थल है, उनको जिंदगी देता है। और आप दो स्थान में बैठ के देखो, एक वहां जहां पेड़ है, आप वहां शाम को बैठ के अनुभव करो कैसा आनंद आता है। अलग अलग प्रकार की आवाजें, अगर शांत मन कर लो तो, विचारों की उथल पुथल समाप्त कर लो तो, जीव जंतुओं की, जब हवा चलती तो पत्तों की खरखराहट, पक्षियों की चहचहाहट, अलग प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है। और वहां बैठ जाओ जहां पेड़ ही नहीं है, बिल्कुल मैदान सपाट कर दिया अपन ने, या वहां बैठ जाओ जहां सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े हैं, केवल मकान है, तो जहां पेड़ है वहां शांति मिलेगी। और जहां केवल सीमेंट कंक्रीट के जंगल है, वहां अपने आप मन उद्विग्न सा हो जाता है। पेड़ जीवन देता है, जीवन हमें नहीं, लाखों कीट पतंगे पशु। और ये पर्यावरण के लिए एक बात और हम सोच रहे, ये पर्यावरण बचाने के लिए सब जरूरी है मेरे भाई। ये जो असंतुलन होता है कि ये जीव जंतु सब मर गए, तो वो भी असंतुलन पैदा होता है, और वो असंतुलन कई तरह की कठिनाइयों को जन्म देता है। इसलिए हम तो जरूरी है, लेकिन हमारे साथ जीव जंतु भी जरूरी है, पशु पक्षी भी जरूरी है, कीट पतंगे भी जरूरी है। तभी सामंजस्य बनता है प्रकृति में, और तब दुनिया चलती है। जब वो सामंजस्य बिगड़ता है तो कई तरह के संकट आते हैं, और इसका मूल है कि पेड़ रहें। और इसलिए जब मैं पेड़ लगाता हूं तो मुझे लगता है मैं जीवन रोक रहा हूं। इतने आत्म शांति का भाव मन में आता, आप लगा के देखना कि मन गदगद और प्रसन्न हो जाता है। अपने हाथ से पेड़ को रखिए, जिस स्थान पर लगाया है आपने, लगाने के लिए गड्ढा खोदा है, इसके बाद मिट्टी डालिए, खाद डालिए, और फिर पानी डालिए, मन हरा हो जाता है सच। अब बीच में तो मैंने सीएम हाउस में ही लगाए कोरोना के चक्कर में, कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पेड़ नहीं लग जाओ। और अब भोपाल में एक स्थान पर लगा रहा हूं, स्मार्ट सिटी पार्क बनाए, वहां के हरे भरे पेड़ों को देखता हूं तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। अभी हमने हरदा में देखा, नदी के किनारे क्या घना जंगल, 400 एकड़ में बता रहे थे, आनंद आ गया। ये जरूरी है, ये सोच लेना। अगर हमने वृक्षारोपण नहीं किया, पेड़ नहीं लगाए, पेड़ नहीं बचाए, तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक नहीं बचेगी। हम महापाप करेंगे। क्या क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं जो आज से 100 साल बाद आने वाले इस धरती पे? 200 साल बाद केवल हमारी ठेका है क्या? सब चीजें खोल दो। ये आने वाली पीढ़ियों का भी तो हक है इस धरती पर, और इसे केवल हम अपने लिए नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। पेड़ लगा रहे हैं मतलब धरती बचाने के लिए लगा रहे हैं। पर्यावरण में और भी कई काम है, उस पर आज मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा। नदियां सुरक्षित रखना है। यह बात सही है कि नदी के किनारे वृक्षारोपण होता है तो एक वृक्ष, मुझे बताया गया कि एक वयस्क वृक्ष
बड़ा पेड़ लाखों लीटर पानी अवशोषित कर देता है। जब वर्षा जल होता है, बरसात होती है, तो पूरा पानी बहने नहीं देता। वो पेड़ की जड़ें फैली होती है, वो सोख कर रखती है, और बाद में जब बरसात खत्म होती तो बूंद बूंद करके उन जड़ों से पानी रिसता रहता है, और वही पानी नदी की धार बनता है। अब अपने यहां ग्लेशियर तो है नहीं, हिमालय की तरह के बर्फ पे गल के नदियां आ रही है। ये नर्मदा जी का उद्भव कहां से होता है? अमरकंटक से। साल के घने वन और साल के वो पेड़ वर्षा जल अवशोषित करके रखते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो वही नर्मदा मां की धार बनती है और वही सोन नदी की धार बन के बहती है। वो खत्म हो गए तो धार खत्म। इसलिए पेड़ है तो वर्षा है, वर्षा है तो नदियां हैं। गहरा रिश्ता है पेड़ का जिंदगी से। और इसलिए मैं सबको अपील और आह्वान करता हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक पेड़ साल में जरूर लगाना। मैं ज्यादा की बात नहीं करता, मैं रोज लगाऊंगा, आप एक जरूर लगाना। साल में एक पेड़ लगाना और उसकी रक्षा करना। लगाने का मतलब ऐसे नहीं लगा के फिर निकल लिए तो कहीं बकरी खा गई, कहीं और कोई खा गया। लगाने का मतलब है लगा के उसकी सुरक्षा का इंतजाम भी, कि वो बड़ा होता रहे। आप कहीं लगाओ, घर पे जगह, घर में लगा दो, गांव में बाड़ा है, आंगन है, वहां लगा दो, खेत की बेड़ पे लगा दो, कहीं नहीं अपने शहर के पार्क में लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। घर पे जगह तो पार्क में लगा दो, स्कूल में लगा दो, किसी में जाके पंचायत भवन में लगा दो, अनेकों स्थान मिल जाएंगे अपन। तो आइए साल में एक पेड़, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। अरे कम से कम जितनी ऑक्सीजन तुम लेते हो उतनी ऑक्सीजन तो पैदा कर दो भाई। ये प्रकृति पे उधारी काहे को छोड़ रहे हो? हमें जितनी जरूरत है उतना तो लगा दो कम से कम। इतने कृतज्ञ तो मत बनोगे, नहीं हम तो लेंगे ही लेंगे, देंगे ही नहीं था। अच्छा, साल में एक पेड़। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, बेटा बेटी का जन्मदिन मनाना है भैया, केक काटो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बेटा बेटी के जन्मदिन पे एक पेड़ लगा सकते हैं हम? माता पिता के जन्मदिन पे लगा सकते हैं? तो अगर नहीं है तो उनकी पुण्य स्मृति में लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि आज मैंने मेरी पिताजी की स्मृति में पेड़ लगाया है साहब, पिताजी का नाम लगा दो वहां। आते जाते कोई देखेगा कि ये स्वर्गीय फलाने जी की स्मृति में। स्मृति बनाए रखने का कितना अच्छा तरीका है, क्योंकि वो स्मृति जीवन भी देगी ना लोगों को, उनको भी अच्छा लगेगा। हम नहीं है लेकिन फिर भी हमारे नाम पे जीवन रोपा जा रहा है। बच्चे जब बड़े होंगे तो वो देखेंगे कि ये पेड़ मेरे जन्मदिन के लगे हैं। हम किसी भी ऐसे काम में, शुभ कार्य में, पुण्य स्मृति में वृक्ष लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि लगाना चाहिए। ये धरती मां पे अपना, धरती मां का जो हम पे कर्जा, वो कर्जा उतारना होगा। हमने अंकुर कार्यक्रम इसलिए प्रारंभ किया, मुझे बहुत खुशी है। 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को भी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सुजाता ने खीर खिलाई और एकदम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन हमने अंकुर कार्यक्रम प्रारंभ किया था कि जन भागीदारी से धरती को हरा भरा बनाने के लिए वायु दूत नाम का ऐप हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन लॉन्च किया था, मतलब 26 मई को। और आज 5 जून है, 15,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया पेड़ लगाने के लिए। 15,000 लोग, और 2,500 लोगों ने लगा भी दिया, पेड़ लगा दिया और फोटो अपलोड कर दिया कि मैंने लगाया। प्रारंभ में हमने देखा, सचमुच मुझे दिल से खुशी हुई कि पवित्र मन से एक काम शुरू किया, कितने जल्दी लोग जुड़ रहे हैं। और मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा, आप भी अंकुर से जुड़िए, बाकी को भी अंकुर से जोड़िए।
सब रजिस्ट्रेशन कराएं कि मैं पेड़ लगाऊंगा, पेड़ लगा के फोटो अपलोड करूंगा और उस पेड़ की सुरक्षा करूंगा या करूंगी। मेरी बहनों ने भी बहुत काम किया है। सचमुच में एक जन आंदोलन बन जाए पेड़ लगाना। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता, उसमें छोटे बच्चे छोड़ भी दें, 4-5 करोड़ लोग अगर पेड़ लगाए तो 4-5 करोड़ पेड़ लगेंगे भी और बचेंगे भी। वो जब पेड़ लगाने का बड़ा अभियान चलता है तो कई बार वो उतना सफल नहीं होता, आधे से ज्यादा पेड़ फिर उसमें लगे और भूल भाल गए। लेकिन मैं पेड़ लगाऊंगा और मैं पेड़ की रक्षा करूंगा। कितने पेड़ लगेंगे, कितने लोगों को जीवन मिलेगा, कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? मेरे प्रिय बहनों और भाई, मैं आपसे अपील करता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवी संस्थाओं से, अलग अलग वर्गों के बहनों और भाइयों से, शैक्षणिक संस्थाओं से, रोटरी क्लब जैसी संस्थाएं, लियो क्लब, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, अलग अलग धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, अलग अलग मेरे विधायक, सांसद साथी, वो भी अभियान दे सकते हैं हाथ में। लगाइए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के डाउनलोड करेंगे तो ये केवल दिखावा नहीं है, दूसरों को प्रेरणा देंगे कि आप फलाने जी लगा रहे हैं तो मैं भी लगाऊं, इसलिए उसका ज्यादा महत्व है। और हमने तय किया है कि पेड़ लगाने के बाद प्रतिभागी 30 दिन के बाद फिर से फोटो अपलोड करेंगे कि मेरे पेड़ देख लो। इससे क्या होगा, ऑनरशिप विकसित होगी कि लगाया भी और उसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। और ऐसे प्रयास के माध्यम से हम जिलेवार प्रतिभागियों का चयन करेंगे और उनको वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगना कहा जाएगा। और इन चयनित प्रतिभागियों को हम प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित करेंगे हर साल। प्राणवायु अवार्ड, ये प्राणवायु देने का काम है भाई। मंदसौर के हमारे मित्र सामने बैठे, आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाए कोरोना काल में, अब प्राणवायु लगाइए। मैं सभी जगह अपील करना चाहता हूं। इसके साथ एक और हम फैसला कर रहे हैं, अब राज्य में बिल्डिंग परमिशन के साथ यह शर्त अनिवार्य की जाएगी कि वो पेड़ लगाएंगे ही। आपको मकान बनाना तो पेड़ लगाने की शर्त, बिल्डिंग परमिशन के साथ। अच्छा, कोई बड़ा काम नहीं है, मकान बना रहे भैया, एक पेड़ लगाओ। मकान में जगह, मकान के अगल बगल में लगाओ। इनके जगह नहीं है तो नगर निगम, नगर पालिका के पार्क में, पंचायत, स्कूल भवन, जहां भी जगह लगाओ। और ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में तो होगी। हम पंचायतों को भी कहेंगे गांव में भी मकान बने तो एक पेड़ अनिवार्य। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान जो बना है उसमें भी अनिवार्य एक पेड़ लगाना है। 1.5 लाख का मकान बन रहा है, एक पेड़ लगाओ भाई। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्डिंग परमिशन अनिवार्य कर दी जाएगी कानूनन। तो पेड़, मकान बनाया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पर्यावरण डिस्टर्ब होता ही है, रेत, बजरी, सीमेंट सब आती है, तो उसकी भरपाई कर दो भैया, पेड़ लगा दो। तो लेना देना बराबर हो जाएगा, जितना प्रकृति से लिया चलिए दे दिया आपने। तो मुझे लग रहा है कि यह काम भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज इस अवसर पर सारे वृक्षवीरों का, वृक्ष वीरांगनाओं का, अंकुर से और पर्यावरण बचाने के अभियान से जुड़े हुए सभी मित्रों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि सरकार और समाज दोनों मिलकर करें। यार हम तो वर्षों से कहते रहे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण होगा धरती के कल्याण से। इसे पेड़ लगा के ये कल्याण कर सकते हैं हम। मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक निवेदन कर रहा हूं। हाँ यशपाल जी बोलिए। एक छोटा सा निवेदन ये है, अभी आपकी प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन निमाड़ी से लेकर कर हरदा तक
एक छोटी सी बिटिया से लेकर के एक बड़े वरिष्ठ मुकाती जी तक हमने आपका साक्षात्कार और सब कुछ सुना। आपके ठीक पीछे एक बैनर लगा है अंकुर कार्यक्रम। ये सिर्फ कार्यक्रम न बने इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इसका एक नामांकन कर दिया जाए, अंकुर प्रेरक पर्यावरण मित्र मंडली। वो परमानेंट रहेगी पूरे मध्य प्रदेश में, वो प्रेरित करते चले जाएंगे, एक बड़ा समूह उस बैनर पर बन जाएगा, अंकुर प्रेरक पर्यावरण मित्र मंडली। ठीक है, ये नाम नोट कर लें। ठीक है यशपाल जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। धन्यवाद।